वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, श्रीलंका में हालात अबतर। श्रीलंका में हालात अबतर, सरकारी रिहाइशगाह पर मुजाहिरीन का धावा। सदर गोटाबाया राजपक्षे फरार हो गए हैं और पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प इस वक्त जारी है। 100 से जायद मुजाहिरीन जख्मी हो गए हैं। रानिल विक्रमसिंघे ने हंगामी मीटिंग बुलाई है। तो श्रीलंका में हालात अब से बदतर है, बद से बदतर हो रहे हैं और सरकारी रिहाइशगाह पर मुजाहिरीन ने हल्ला बोल दिया है। सदर गोटाबाया राजपक्षे फरार हो गए हैं मुजाहिरीन के गुस्से को देखते हुए। तो इस वक्त मुजाहिरीन का गुस्सा फूट पड़ा है। सरकारी रिहाइशगाह पर मुजाहिरीन ने धावा बोल दिया है। सदर गोटाबाया राजपक्षे फरार हो गए हैं। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प जारी है। 100 से ज्यादा मुजाहिरीन जख्मी हुए हैं। रानिल विक्रमसिंघे ने हंगामी मीटिंग बुलाई है कि किस तरह इस पूरे मुजाहरों को कंट्रोल किया जाए। तो हालात ठीक नहीं हो रहे हैं श्रीलंका में। माशी तौर पर भी बुरे हालात से गुजर रहा है श्रीलंका, जिसकी वजह से मुजाहिरीन सड़कों पर है और इस वक्त सरकारी रिहाइशगाह पर भी मुजाहरे किए जा रहे हैं। सरकारी रिहाइशगाह पर मुजाहिरीन ने धावा बोल दिया है। तो हालात बद से बदतर हैं श्रीलंका में। श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजपक्षे हालात के पेश नज़र फरार हो गए हैं और पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें जारी हैं। 100 से ज्यादा मुजाहिरीन इस झड़पों में जख्मी हो गए हैं। रानिल विक्रमसिंघे ने इन हालात को कंट्रोल करने, हालात को काबू में करने के लिए और मसाइल का हल ढूंढने के लिए हंगामी मीटिंग तलब की है। तमाम अहदेदारों से और सरकारी अफसरान के साथ और बाकी सियासी लीडरान के साथ हंगामी मीटिंग बुलाई है कि इन मुजाहिरीन को कैसे रोका जाए, काबू कैसे किया जाए। तो इस वक्त हालात बद से बदतर हैं श्रीलंका में। सदर फरार हैं, पुलिस और मुजाहिरीन के बीच झड़प लगातार चल रही है। 100 से ज्यादा मुजाहिरीन जख्मी हुए हैं। मीटिंग बुलाई गई है इन हालात को कंट्रोल करने के लिए। रानिल विक्रमसिंघे ने हंगामी मीटिंग बुलाई है ताकि मुजाहिरीन को काबू में किया जाए, मुजाहिरीन को समझाया जाए कि हालात को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो सरकारी रिहाइशगाहों पर लगातार धावा बोल दिया है मुजाहिरीन ने। और आइए इस वक्त तफसीलात के लिए बात करते हैं इन हालात पर प्रोफेसर प्रक्षित सिंह मनहास से। एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के। प्रक्षित सिंह मनहास जी, आपका इस्तकबाल है। सर, ये जिस तरह के हालात श्रीलंका में हैं, श्रीलंका के हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। वक्त वक्त से इस तरह के मुजाहरे हो रहे हैं और अब सरकारी जो घर हैं अफसरों के या लीडरान के, वहाँ पर अब जो है प्रोटेस्टर्स अपना धावा बोल दिया है। ये हालात क्यों कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, काबू में नहीं आ रहे हैं? किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं श्रीलंका में? सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार सर। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस टाइम पे जिस तरह से जो श्रीलंका में हालात बन रहे हैं वो कोई एक दिन की बात नहीं है। वो काफी अरसे से जो इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पे थे, जो इकोनॉमिक डाउनटर्न वहाँ पे आ रहा था, लोगों में उसकी वजह से रोष बढ़ता चला गया और एक समय ऐसा आ गया कि अब उन्हें लगा कि इसका कोई हल ही नहीं है, तो उन्होंने कानून को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। और जिस तरह से अभी हम देखते हैं कि क्या कहते हैं, आज तो प्रेसिडेंट हाउस के अंदर घुस के और उनके आम नागरिकों ने वहाँ पे हड़कंप मचा दिया और पुलिस ने भी पहले उनको रोकने की कोशिश की, कुछ आंसू गैस की फायरिंग वगैरह की, पर बाद में उन्होंने भी बैरिकेड हटा दिए। क्योंकि अब मुझे लगता है कि तकरीबन 90% जो जनता है श्रीलंका की, उसको महसूस हो चुका है कि पॉलिटिशियंस के हाथ में कुछ भी नहीं है और पॉलिटिशियंस सिर्फ उनका बेवकूफ बना रहे थे या उल्लू सीधा कर रहे थे, जो कि वो अब उनको इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की तरफ या जिसे कहे आम नागरिक की अपलिफ्टमेंट की तरफ कोई भी कार्य होता नहीं दिख रहा है। तो इस सब की वजह से ये सारा रोष हुआ है और मुझे लगता है कि अब इसके लिए कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी देखना पड़ेगा कि वो कैसे श्रीलंका को सपोर्ट करे और उनके आम नागरिकों को कैसे सपोर्ट करे। जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि हालात को काबू में करने के लिए सबको सपोर्ट चाहिए। हमारे साथ अनिल त्रिगुनाथ जी हैं, फॉर्मर एम्बेसडर भी हैं। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। अनिल जी, जिस तरह के हालात आप देख रहे हैं श्रीलंका में, आप एम्बेसडर भी रहे हैं, इस वक्त की जो माशी सूरत हाल, इकोनॉमिकल कंडीशन श्रीलंका की, हालांकि सदर जब रानिल विक्रमसिंघे को वहाँ पर रखा गया था तो उन्होंने साफ कहा था कि हालात एक दिन 2 दिन में या 1 महीने में सुधरने वाले नहीं हैं, इसके लिए वक्त भी लगेगा और इसको सबको मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी। तो लोगों में थोड़ा सा गुस्सा थमा था
और ये उम्मीद थी कि चलिए धीरे धीरे हालात कंट्रोल होंगे, लेकिन एक बार फिर गुस्सा फूट पड़ा है। कब तक ये हालात काबू में आएंगे? किस तरह की सिचुएशन आप देख रहे हैं सर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ की जो हालात हैं जी वो काफी सालों के बाद इस सिचुएशन पर पहुंचे हैं। जी जी और इसमें कोई शक नहीं है कि गोताबाया राजपक्षे या पहले उनके महेंद्र राजपक्षे वो सब उस सब सरकार में थे जी और जिनकी नीतियों की वजह से ये सिचुएशन आई है। तो आज की डेट में हो ये रहा है कि हर एक आदमी जो एवरेज कॉमन सिटीजन है वहां का, जी वो ये देख रहा है कि उनको जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, उसका कारण जो है वो गोताबाया राजपक्षे हैं जी और वो अभी तक खबर में है। तो इसलिए रोष उनके खिलाफ है। दूसरी चीज यह है कि भारत ने बहुत ज्यादा मदद करी है उनकी और करता चला रहा है, अभी भी कर रहा है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। उनको चाहिए काफी इंटरनेशनल कम्युनिटी की हेल्प और एक बल्क में बहुत बड़ी हेल्प करनी पड़ेगी। आईएमएफ भी जो है टेक्निकलिटीज में पड़ा हुआ है। दुनिया जो है चाहे वॉर में खर्च कर रही है बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, लेकिन यहाँ किसी कंट्री को बचाने के लिए वो 4-5 बिलियन डॉलर नहीं दे सकते हैं। तो ये एक सिचुएशन, तो वहां पे जब तक लोगों को फ्यूल है, फूड है, मेडिसिन हैं, वो नहीं मुहैया कराई जाएंगी, तब तक आप कैसे लोगों को सोचेंगे कि वो शांत हो जाएं या किसी और दूसरी तरह की सरकार की तरफ देखें जी। तो लेकिन ऐसे में आप जानते हैं कि भीड़ का एक नजरिया होता है, वो ये है कि सब चीज का जो आदमी जिसके जिम्मेदार है पहले उसकी खबर लो। तो यही वहां पे हो रहा है इस वक्त में। तो ऐसी सिचुएशन में अब ये देखिए कि दो चीज हो सकती हैं कि अगर आर्मी भी मान लीजिए, जैसा लोगों का किसी का कयास है कि शायद आर्मी कंट्रोल कर ले या आर्मी उसको ले ले। अभी तक तो आर्मी गोटाबाया राजपक्षे को सपोर्ट कर रही है। मान लीजिए कल को वो डिसाइड करते हैं कि साहब हम ही खुद देखें, तो उससे वो एक इंटरनेशनल पराया भी बन जाएंगे, तो जो थोड़ी बहुत असिस्टेंस और हेल्प आती है वो भी खत्म हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से इस यही है कि ये सिचुएशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की बड़ी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज में है कि किस तरह से को स्टेबलाइज किया जाए। भारत अपनी तरफ से बेइंतहा कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, सरकार मदद कर रही है। इधर मोदी सरकार ने काफी मदद की है श्रीलंका की कि हालात ठीक हो जाए, क्योंकि हमारा पड़ोसी है। प्रेक्षित जी, जिस तरह से आप कह रहे थे कि 1-2 दिन का मामला नहीं है, ये बहुत धीरे धीरे एक सैलाब की तरह मतलब जमा होता रहा ये सारी चीजें और अचानक से फूट पड़ी हैं। ये श्रीलंका के अंदर की जो है एक तरह से गलतियां कहें, खामियां कहें, या सरकारी तौर पर जो चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया, जिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत थी, ये अंदरूनी मामला था और ख़ुद पैदा किया गया है श्रीलंका के अपने ही सरकारी लोगों का या सियासतदानों का। अब वही सियासतदान अपने मुल्क से फरार हो रहे हैं। ऐसे में पब्लिक का ये गुस्सा वाजिबी होगा। सरकारी तौर पर जब आप उस ओहदे पर बैठे हैं, देश के क्या हालात हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन कहां पहुंच रही है, इसके बारे में सोचना हर देश की जो है ज़रूरत हो जाती है, जिम्मेदारी होती है जनता के तय। अब जनता के गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए, जैसा कि सर कह रहे थे, अनिल जी जिस तरह से बता रहे थे कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी अब जिम्मेदारी बनती है। जैसे कहा जी, अनिल जी ने भी ऐसे ही कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी बनती है, पर मैं सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये बताना चाहूंगा कि ये एक स्ट्रेटेजिक डेट ट्रैप था, एक स्ट्रेटेजिक लोन ट्रैप था जिसमें श्रीलंका फंस गया। और ये चाइना ने ही सारा ये डेट ट्रैप चलाया। जिस तरह से उन्होंने ये डेट ट्रैप चलाया और उनके लोकल पॉलिटिशियन तो सारी चीज में फंसते चले गए, धंसते चले गए। उन्होंने कभी प्रोफेशनल्स का साथ नहीं लिया, इकोनॉमिकली अपने आप को अपलिफ्ट करने की कोशिश नहीं की। तो ये एक उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरी जो प्रॉब्लम श्रीलंका में उन्होंने शुरू कर दी कि उन्होंने श्रीलंका में बड़ा ज्यादा मोटिवेट करना शुरू किया लोगों को कि आप कैश क्रॉप्स की तरफ जाइए, एग्रीकल्चर क्रॉप्स की तरफ ना जाइए। उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी पे बड़ा इम्पैक्ट होना शुरू हुआ। और सबसे बड़ी बात थी जो टूरिज्म 12.6% उनकी जीडीपी का हिस्सा था, वो टूरिज्म इसी बढ़ते इनसिक्योरिटी की वजह से और इनसेंसिटिवनेस की वजह से वो टूरिज्म कम होता गया। तो उसकी वजह से आम नागरिकों को, क्योंकि जैसे कि हम जानते ही हैं टूरिज्म तो ग्रास रूट के लोगों को भी सपोर्ट करता है, तो वो नहीं कर पाया। तो ये जो सारा क्राइसिस था ये उनके पॉलिटिशियंस की मिसमैनेजमेंट की वजह से हुआ। उनके पॉलिटिशियंस प्रॉपरली प्रोफेशनल्स का इस्तेमाल करके इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की बात ना कर सके, अपने आम नागरिकों की बात नहीं कर सके। और सबसे ज्यादा जो उन्होंने एक ऐसे मुल्क पे भरोसा करने कोशिश शुरू कर दिया जो कि उनको रोज की रोज लोन दे रहा था और एक स्ट्रेटेजिक तरीके से डेट ट्रैप में डाल रहा था, जो कि वो श्रीलंकन पॉलिटिशियंस इस चीज को नहीं देख सके और उसका खमियाजा आज उनका आम नागरिक भुगत रहा है। और ऑब्वियसली आम नागरिक भी एक हद तक ही उसकी सीमा होती है, उसके बाद उसका भी सब्र का बांध टूट जाता है। और जो आज हमने देखा जिस तरह से कुछ
महीने पहले हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में हुआ था, तब हम कह रहे थे शायद ये लोग अनपढ़ हैं या इन लोगों को पता नहीं है। वैसे ही आज इनके प्रेसिडेंट हाउस में आप देखिए किस तरह से स्विमिंग पूल में लोग कूद रहे हैं, वो सब कुछ, और वो सारा उन्होंने हाईजैक कर लिया है। तो ये तो मुझे लग रहा है ये क्योस बढ़ता ही चला जाएगा जब तक कि उनकी आम लोगों के या उनके जो समझदार पॉलिटिशियन हैं वो बैठ के इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये हालात अभी इतना जल्दी काबू में आने वाले नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रक्षित जी, आपने बहुत तफसील से इस पर बात की। अनिल जी मैं आपके पास आऊँगा। अनिल जी, जिस तरह से आपने कहा कि और प्रक्षित जी ने भी कहा कि ये 1-2 दिन का मामला नहीं है, वहाँ के पॉलिटिशियंस लोन के मामले में फंसते गए, भरोसा करते गए, लेकिन अब सर इस वक्त महंगाई की जो मार है श्रीलंका में, अब वो आम शहरी, आम जनता वहाँ की अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अब कैसे काबू में किया जाए, एक सवाल ये भी है। दूसरा इसके और भी वजूहात क्या हो सकते हैं आपको? देखिए, सिक्योरिटी अगर हमारे नेबरहुड में कहीं पे भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो वो सबके लिए ख़राब होती है। देखिए, लोग चाहे वहाँ से एक तरह से हिंदुस्तान में आना शुरू कर देंगे काफ़ी सारे रिफ्यूजीज, और इस तरह की समस्या भारत के लिए दूसरी तरफ भी हो सकती है। टेररिज्म है, और दूसरे जो इस तरह के ग्रुप्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं इस सिचुएशन में, जो डिसरप्टिव होते हैं। तो ये सब सिचुएशन हो सकती है। ये बात तो हमको सबको पता है, पिछले 3-4 महीने से डिस्कस कर रहे हैं। मैं था वहाँ श्रीलंका में 3 मार्च को जिस वक्त ये सिचुएशन शुरू हुई थी। तो ये आप ये देखिए, तो सबको पता है कि उनकी पॉलिसीज गलत थी, या जिसका इम्पैक्ट गलत हुआ, या जो इन्वेस्टमेंट थे वो गलत, उन्होंने टाइमली नहीं ठीक तरह से उसको वेट किया है। उनके लिए क्या था, डेट ट्रैप भी कहते हैं। और लेकिन अब पेंडेमिक एक बहुत बड़ा उनके लिए प्रॉब्लम थी, सबसे बड़ी। पेंडेमिक के टाइम पे देखिए टूरिज्म बिल्कुल खत्म हो गया, वहाँ की इंडस्ट्री, लोग, उनके काफी सारे श्रीलंकन लोग जो बाहर से रेमिटेंसेस देते थे वो नहीं, उनको जॉब रही, वो वहां पर नहीं कर पाए उस तरह से। तो ये सारी चीजें बड़ा कंपाउंडेड फैक्टर है। अब सिचुएशन ये है कि एक कंट्री जिसके प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि भाई मुल्क हमारा बैंकक्रप्ट है अब इस वक्त, तो हमने ऑलरेडी $4 बिलियन दे दिया, उन्होंने $3 बिलियन और मांगा है, उसके बारे में बात हो रही है। इंडिया शिप्स भेज रहा है, ऑयल वगैरह के, खाना पीना, जितना फर्टिलाइजर जो भी चाहिए उनको सब चीज सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा कि देखिए, ये भारत की खाली अकेले रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती है, बिल्कुल सब लोगों को देना पड़ेगा। और ये इस तरह एक वन टाइम मार्शल प्लान टाइप की असिस्टेंस देना पड़ेगा, ताकि जल्दी से जल्दी वहां पर बेसिक जो चीजें हैं वो लोगों को मुहैया कराई जाएं। और एक बार वो हो जाएगा तो उसके बाद इलेक्शन हो या जो भी कुछ पॉलिटिकल, उनका डेमोक्रेसी लार्जेस्ट ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, सोचिए आप ये श्रीलंका, तो उनको किस तरह से कंट्रोल में वो हो पाएगा उसके लिए, या फिर एक इस तरह की काउंसिल बने, पॉलिटिकली प्रेसिडेंशियल काउंसिल हो या कुछ जो उस तरह कंट्रोल करे इन द इंटरिम जब तक के लिए सब होता है, ताकि बात करें। लेकिन ये सारी चीजें रिलेटेड हैं। देखिए, IMF आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा है, वो देख रहा है कि कंट्री के अंदर में ये प्रॉब्लम से पॉलिसीज कौन चेंज करेगा। बिल्कुल, फाइनेंशियल फिस्कल पॉलिसीज चेंज करने के लिए गवर्नमेंट चाहिए होती है। बिल्कुल, तो गवर्नमेंट टोटली इफेक्टिव है या नहीं कर पा रही है। तो ये इस वक्त बिल्कुल यानी IMF के सामने भी अब श्रीलंकन गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज अपनी रखनी पड़ेगी कि हम ये कर सकते हैं, हमारे यहाँ गुंजाइश है, तभी IMF जो है कदम कुछ उठा सकता है इनकी मदद के लिए। हाँ, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं आप जी। और ये वो से डिस्कस कर रहे हैं, हालांकि इनको पहले से करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मार्च के बाद से ही शुरू किया है आगे। और जैसा पहले साहब कह रहे थे कि उन्होंने कोई प्रोफेशनल जो उनको हेल्प चाहिए थी इसके मामले में लेनी चाहिए थी, वो नहीं ली। वो IMF नहीं चाहते थे, क्योंकि IMF जब जाता है उनका है वन साइज फिट्स ऑल जी, सब जगह। वो सब जगह स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, स्ट्रक्चरल चेंजेस, ये वो सब पॉलिसी चेंजेस, आप ये वो सब करने के लिए बहुत सी गवर्नमेंट तैयार नहीं होती है। इसलिए IMF तो ये सोचा होता पक्षा की जो गवर्नमेंट है उसने। तो आज की डेट में सिचुएशन काफी खराब है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसका और कोई चारा नहीं है। देखिए, डोमेस्टिकली अगर आप राजपक्ष हट जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए ठीक होगा, लेकिन जब तक ग्रास रूट पे सिचुएशन ठीक नहीं होगी, ग्राउंड लेवल पे चीजें मुहैया नहीं होंगी, तो फिर वही बात आ जाएगी। बिल्कुल नहीं, रानिल विक्रमसिंहे हट भी जाएंगे तो सर समस्या तो ये रहेगी, उनके हटने से समस्या तो सीधी होने वाली नहीं है, नहीं होने वाली है, वही प्रॉब्लम है जी। और उसके लिए जब तक पूरा मैंने कहा इंटरनेशनल कम्युनिटी को थोड़ा सा ध्यान देना ज्यादा जरूरी है इसके लिए। और भारत ने तो IMF से भी बात की थी, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर थी गई थी, उन्होंने कहा जल्दी से उस पर आप ध्यान दें, $3 बिलियन उनको चाहिए, दीजिए जी। तो अब भारत से भी मांग कर रहे हैं कि भाई आप ही दीजिए। तो देखिए अब किस तरह से होता है। लेकिन ये कि यानी अब निगाहें IMF पर जुड़ी हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी जब तक इनकी मदद नहीं करती हालात काबू में आने वाले नहीं है सीधे तौर पर, बड़ा मुश्किल है जी।
बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी इस पूरी तफसील के लिए। आपने बहुत अच्छे से रोशनी डाली कि श्रीलंका के हालात किस तरह से हैं और क्या कुछ होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल त्रिणगात जी। तो नाज़रीन, जैसा कि अनिल जी बता रहे थे कि जब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी मदद नहीं करेगी, भारत तो लगातार मदद कर रहा है, IMF की भी अब जिम्मेदारी है, लेकिन IMF के अपने जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से श्रीलंका उनकी गाइडलाइंस पर पूरा उतरता है, तभी ये मामला हल होगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के श्रीलंका के कोलंबो में पुरतशद्दुद मुजाहरे, बड़ी खबर इस वक्त की, मुजाहरे जारी हैं लगातार। श्रीलंका के कोलंबो में मुजाहरीन ने सदर गोटाबाया राजपक्षे से इस्तीफा मांगा है। सदर से इस्तीफा मांगा है, गोटाबाया राजपक्षे से इस्तीफा मांगा है। श्रीलंका के वजीर आजम ने इस वक्त हालात को देखते हुए इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है ताकि अवाम के गुस्से को कम किया जाए। काबीना में जो कुछ फैसले होंगे उन फैसलों से अवाम को जो है आगाह किया जाएगा, ताकि श्रीलंका में गुस्से में जो मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए हैं और सरकारी रिहाइशगाहों पर मुजाहरे हो रहे हैं, सरकारी रिहाइशगाहों पर धावा बोला एक तरह से, और साथ ही मुजाहिरीन ने सदर गोटाबाया राजपक्षे से इस्तीफा भी मांग रहा है। ये एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सदर गोटाबाया राजपक्षे एयरपोर्ट से फरार हो रहे हैं, इस वक्त फरार बताए जा रहे हैं। मुजाहिरीन ने सदर गोटाबाया राजपक्षे से भी इस्तीफा मांगा है। एयरपोर्ट पर आप देख सकते हैं गोटाबाया राजपक्षे को। एक तरफ वो घर से निकलकर एयरपोर्ट जा रहे हैं, दूसरी तरफ मुजाहिरीन का मुजाहरा आप देख रहे हैं। सरकारी रिहाइशगाहों पर अवाम ने धावा बोल दिया है, एहतजाज एक तरह से पुरजोर हो गया है। और इधर श्रीलंका के वजीर आजम हैं, उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है ताकि काबीना ने जो फैसले लिए हैं अवाम को आगाह किया जाए कि आगे श्रीलंका में मुस्तकबिल के किस तरह से फैसले लिए जाएं और अवामी जो तकालीफ हैं, अवाम के जो मसाइल हैं उसको किस हद तक कम किया जा सकता है श्रीलंका में। इसके लिए श्रीलंका के वज़ीर आज़म, जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है ताकि काबीना में आवाम की भलाई के लिए कुछ फैसले लिए जा सकें। गोटाबाया राजपक्षे का बयान सामने आया है, पार्टी के फैसलों का करेंगे एहतराम। गोटाबाया राजपक्षे जो कि सदर हैं वो उन्होंने अपना बयान दिया है कि पार्टी जो भी फैसला करेगी उसका एहतराम किया जाएगा, तो पार्टी के फैसलों का एहतराम करेंगे। ज़राए के हवाले से ये इस वक्त खबर आई है। श्रीलंका के कोलंबो में पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी हैं। मुजाहिरीन ने सदर गोटाबाया राजपक्षे से इस्तीफा मांगा है और श्रीलंका के जो वज़ीर आज़म है मौजूदा, वो उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। काबीना के फैसलों से आवाम को आगाह किया जाएगा कि कैबिनेट ने आवाम की तकालीफ को देखते हुए क्या फ़ैसले लिए हैं, मुस्तकबिल के लिए क्या कुछ आवाम को सहूलतें मिल सकती हैं। और जो मसाइल श्रीलंका में आवाम को है, इस वक्त अवामी मसाइल के एक भरमार है, लोग कई तकालीफ से गुजर रहे हैं। इकोनॉमिकल कंडीशन इस वक्त आम आदमी की ख़राब है, मुल्क की ख़राब है। भारत लगातार मदद कर रहा है श्रीलंका की, लेकिन सिर्फ भारत की एक मदद से कुछ होने वाला नहीं है। इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी अब सामने आना पड़ेगा, जैसे IMF का भी जिक्र किया गया है कि ये मदद करता है तब श्रीलंका के हालात बेहतर हो सकते हैं। तो गोटाबाया राजपक्षे का भी बयान सामने आया है। इस वक्त जो मीटिंग बुलाई गई है, पार्टी के फैसलों का एहतराम करेंगे। ज़रा के हवाले से खबर है, काबीना के फैसलों से आवाम को वाकिफ कराया जाएगा। और श्रीलंका के वज़ीर आज़म ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है ताकि कैबिनेट में आवाम के मसाइल के हल के लिए फैसले किए जा सकें। लेकिन वहीं मुजाहिरीन ने सदर गोटाबाया राजपक्षे से इस्तीफ़ा मांगा है, गुस्से में हैं, सदर के इस्तीफ़े पर अटल हैं वहाँ की अवाम। तो गोटाबाया राजपक्षे ने भी अपना बयान दिया है, पार्टी जो भी फैसला करेंगे उसका एहतराम किया जाएगा। और आगे बढ़ेंगे। अमरनाथ यात्रा सान्हे में अब तक 15 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। 35 जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक जख्मियों की हालत मुस्तहकम है। सीनियर अफसर ज़ाती तौर पर बचाव ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। हमारा पूरा यात्रा चालू होंगी और नागपुर से आए हम और हमारे साथी कम से कम 20-25 लोग साथ में आए हुए हैं और यात्रा आज आराम करेंगे और कल निकलेंगे जोश के साथ। हम लोग कौशाम्बी जिले से आए, उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है प्रयागराज के बगल से। हम लोग करीब 28 तारीख को निकले हुए हैं और कल हम यहाँ आए। हमारा रजिस्ट्रेशन 4 तारीख को हुआ, 8 तारीख को मेडिकल हुआ, 10 की डेट मिली है। कल वहाँ से निकले हैं। यहाँ आने के बाद मौसम ख़राब होने का पता चला। यहाँ आर्मी का, यहाँ पब्लिक का जो सपोर्ट मिल रहा है, फौजी भाई और गवर्नमेंट के यहाँ से जो अपने यहाँ सभी यात्रियों से अपने ये जो सेवा दे रहे हैं, काफ़ी अच्छे से दे रहे हैं। वो अपने अच्छे से तन मन धन से पूरी
सदारती इंतखाबात के लिए अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का कहना है कि अमरनाथ यात्रा के बादल फटने के वाक़े में बहुत से लोग मारे जा सकते हैं। उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती से कहा कि अपोजिशन को इस बात को यकीनी बनाना होगा कि हुकूमत सैलाब में होने वाली असल अमवात को न छुपाए। यशवंत सिन्हा आज श्रीनगर पहुंचे और PAGD लीडरों से मुलाकात की। इजलास में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, MY तारिगामी, महबूबा मुफ्ती और दीगर ने शिरकत की। सोच जाहिर करूंगा जो घटना घटी है अमरनाथ यात्रा में, कितने लोग मारे गए, अभी तक उसका सही अंदाज हमारे सामने नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग हलाक हो गए हैं। हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम कोशिश करें कि सच्चाई सामने आए और सरकार जो है वो फैक्ट्स को देश के सामने रखे, छुपाए नहीं। कोरोना के एक्टिव मामलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 1,25,000 से तजावुज कर गए हैं। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में एक दिन में कोरोना के 18,840 नए मामलों की तस्दीक हुई है। पिछले 24 घंटों में 43 मरीजों की मौत हुई, जबकि इसी अरसे में 16,140 अफराद शिफायाब हुए। कोरोना की यौमिया पॉजिटिविटी रेट 4.14% है। इन दिनों कोरोना वायरस की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। अगर बीते 24 घंटों की बात की जाए तो 18,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। वहीं 43 मौतें जो हैं कोविड के चलते हुई हैं और कहीं ना कहीं ये केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से ओमिक्रॉन का एक नया सब वेरिएंट सामने आया है, उसके चलते लोगों के मन में कई डर आने लगे हैं कि कहीं हम चौथी लहर की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। वहीं एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों की भी चिंता जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि अब तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं, चाहे वो टेस्टिंग्स को लेकर हो, चाहे वो नए वेरिएंट को लेकर हो। तो कहीं ना कहीं अब सबके मन में ये डर है कि कहीं हम चौथी लहर की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। और जो लोग हैं उनसे ये लगातार अपील की जा रही है कि जो है प्रोटोकॉल को फॉलो करें, क्योंकि लोग जो हैं वो बहुत लापरवाह हो गए हैं और वैक्सीनेशन की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और ना मास्क लगा रहे हैं और ना दूरी मेंटेन कर रहे हैं। तो अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए सतर्क रहना, क्योंकि कोविड जो है वो अब जिस तरीके से एक नया रूप ले रहा है वो डराने लगा है। कैमरामैन नागेंद्र के साथ। मरकजी वजारत सेहत के जरिए कोविड-19 की प्रिकॉशन डोज की मुद्दत 9 माह से घटाकर 6 माह करने के साथ मध्य प्रदेश हुकूम महकमा सेहत के जरिए 18 से 59 साल की उम्र के लोगों को प्रिकॉशन डोज कीमत अदा करके लगाने के अहकाम को कांग्रेस ने सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। कांग्रेस का इल्ज़ाम है कि हुकूमत मुफ्त वैक्सीन के नाम पर कई बार आवाम से शुक्रिया अदा करवा चुकी है। ऐसे में प्राइवेट कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर पर कीमत अदा करके प्रिकॉशन डोज लगवाना आवाम के साथ धोखा है, जिसमें अब तीसरा प्रिकॉशनरी डोज कोरोना का पैसे देकर लगेगा और केवल निजी अस्पतालों में लगेगा। सरकार को ये बताना चाहिए कि जनता 2 बार थैंक यू बोल चुकी है और पूरी दुनिया में प्रचार किया गया कि मुफ्त टीका, मुफ्त टीका, मुफ्त टीका, जबकि 70 साल में देश में जितने टीके लगे हैं सभी मुफ्त लगे हैं। ये जनता के पैसे से ही खरीदे जाते हैं, जनता के टैक्स से ही खरीदे जाते हैं। तो ये तीसरा टीका लगाने में सरकार का दम क्यों फूल रहा है और इसके लिए हमें किसको थैंक यू बोलना पड़ेगा? आज जो है इस बात की जन स्वास्थ्य के साथ जिम्मेवारी का भाव किसका होना चाहिए और ये जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ क्यों? क्या प्रदेश की जनता को नहीं मालूम कि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से अस्पतालों ने कैसी खुली लूट की है? मध्य प्रदेश जमीयत उलमा शिवराज सरकार के जरिए सूबे के स्कूलों में रामचरितमानस की तालीम देने के फैसले की सख्त अल्फाज में मुखालफत की है। जमीयत उलमा का कहना है कि हिंदुस्तान एक कसीर लिसानी और कसीरुल मज़ाहिब मुल्क है और यहाँ के स्कूलों में किसी एक मजहब की तालीम को मुसल्लत करने और दूसरे मज़ाहिब की आला तालीम व आला कदरों की नफ़ी करना मुल्क की रूह और आइन के खिलाफ है। MP जमीयत उलमा सदर हाजी मोहम्मद हारून का कहना है कि वो रामचरितमानस की तालीम के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि स्कूलों में सभी मज़ाहिब के बेहतरीन अफकार की तालीम दी जाए। इस वक्त की बड़ी खबर, मुलायम सिंह यादव
की अहलिया का इंतकाल। बड़ी खबर, मुलायम सिंह यादव की अहलिया का इंतकाल। मुलायम सिंह यादव की अहलिया साधना यादव का इंतकाल हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, मुलायम सिंह यादव की अहलिया का इंतकाल। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, मुलायम सिंह यादव की अहलिया का इंतकाल। मुलायम सिंह यादव की अहलिया साधना यादव का इंतकाल हुआ है। एक बार फिर बता दें, मुलायम सिंह यादव की अहलिया का इंतकाल हुआ है। मुलायम सिंह यादव की अहलिया साधना यादव का इंतकाल हुआ है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक